हम लोगों ने कंडक्टर देखा, हम लोगों ने इंसुलेटर्स देखे, ठीक है, हम लोग ने करंट के फॉर्मूला देखा, ये सारी चीज़ें हम लोग ने देखी है लास्ट क्लास में, ठीक है। हम लोग ने ये वाला डायग्राम देखा जिसमें कि कैसे अगर चार्ज कोई बॉडी आए पास में किसी भी मेटल के स्फेयर में तो कैसे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कल देखी। फिर हम लोगों ने इसके पहले इलेक्ट्रिक फील्ड और ये सारी चीज़ें देखी, इंसुलेटर कंडक्टर का देखा, फिर इलेक्ट्रिक करंट का क्या फॉर्मूला होता है, एक्चुअल में भीतर क्या डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रॉन्स की या करंट की, ये सारी चीज़ें देखी, और इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है वास्तव में ये देखा है। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट सा फैक्टर स्टार्ट करेंगे जिसे हम कहेंगे पोटेंशियल, ठीक है। जैसे कि आपने क्लास 9th में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को सुना होगा या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को सुना होगा, ठीक है। उसी तरह इलेक्ट्रिक में क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ये तीन अलग अलग चीज़ें हैं, बट ये तीन चीज़ें जो होती हैं ये हम इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोस्टैट या करंट इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ करते हैं। क्लियर है इतना? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और एक चीज़ होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस। देखो, जब हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल की तो इसका मतलब समथिंग उसके अंदर कैरी ऑन है, ठीक है। यानी कि मान लो यहाँ पर कोई एक चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, क्यों कोई चार्ज है, ये अगर डिस्टेंस डिफाइंड है यहाँ से ए से बी तक का, अगर बता गया 5 मीटर 6 मीटर वॉट एवर मे बी डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस डिफाइंड है, ठीक है। लेकिन अगर कभी कोई डिस्टेंस डिफाइंड नहीं है तो हम उसे क्या कहते हैं, इनफाइनाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? इनफाइनाइट, ठीक है। मतलब ये इतना दूर पर है कि हम उसको डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं तो हम उसको इनफाइनाइट बोलते हैं, ठीक है। जब हम इसको इनफाइनाइट कह रहे हैं, अब मान लो मेरे पास +1 कूलम कोई चार्ज है और मैं इसको इनफाइनाइट से इस पॉइंट ए पर ला रही हूँ जहाँ पे ओरिजिनली मेरे पास एक चार्ज क्यू मौजूद है, तो मैं क्या कहूँगी, मैंने पोटेंशियल निकाला है। मैंने क्या निकाला है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कैसे निकाला? कैसे हम ला सकते हैं? हम कोई वर्क डन कर सकते हैं, ऐसे ही तो नहीं लाएंगे ना, कोई एक वर्क डन करेंगे। तो जब हम कोई एक वर्क डन करेंगे दैट मीन्स कि हम उस पॉइंट को उस पॉइंट पर ला रहे हैं, उस +1 कूलम चार्ज को उस क्यू पॉइंट जहाँ पर क्यू चार्ज मौजूद है वहाँ पे ला रहे हैं। जब इस चीज़ को ला रहे हैं, याद रखना कि ये जो +1 कूलम है ये क्या है, ये मेरा टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज। आगे अब चैप्टर्स में जब भी मैं टेस्ट चार्ज की बात करूंगी, जब भी मैं टेस्ट चार्ज वर्ड का यूज करूंगी तो आप सीधे सीधे बोलोगे +1 कूलम, ठीक है। तो यानी कि मैंने इस +1 कूलम चार्ज को इनफाइनाइट से एक डिफाइंड पॉइंट, सिर्फ ये पॉइंट ए बताया गया है और ये बताया गया कि यहाँ पर कोई चार्ज क्यू कूलम मौजूद है, तो इनफाइनाइट से इस पॉइंट ए पर लाने के लिए जितना मैंने वर्क डन किया, जितना अपने भीतर की पोटेंशियल एनर्जी को खर्चा किया, उसी को हम क्या कहेंगे, उसका पोटेंशियल। क्या कहेंगे? उसका पोटेंशियल। ऑब्वियस ही बात है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी खर्चा तो होगी, क्योंकि अगर यहाँ पर एक कोई क्यू चार्ज है तो उसके अराउंड उसका ऑरा रहेगा, यानी कि उसकी क्या रहेगी, क्या रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ वेरी गुड, उसकी क्या रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी। अब जब मैं उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट एक चार्ज को उसके पास ला रही हूँ, टेस्ट चार्ज को, तो मुझे तो कोई तो वर्क डन करना होगा ना, तो उसी वर्क डन को हम क्या कहते हैं, आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। अब देखो यूनिट्स की बात करते हैं, तो वर्क डन क्या है, एक्चुअल में एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है। और जब हम एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं तो किस में कैलकुलेट करते हैं, जूल में करते हैं, ठीक है। तो हम लोग बोलते क्या है कि जो पोटेंशियल को हम लोग कैलकुलेट करते हैं किस में, वोल्ट में। याद रखना, पोटेंशियल को हम लोग किस में कैलकुलेट करते हैं, वोल्ट में, या हम वी लिखते हैं उसके पास, ठीक है। तो अगर मुझे कभी फॉर्मूला बनाना हो, देखो समझ में थ्योरी यही है कि इनफाइनाइट से टेस्ट चार्ज ला रहे हैं तो वर्क डन हो रहा है, लेकिन अगर इसको हमको फॉर्मूला में कन्वर्ट करना हो, न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो, तो हम क्या कहेंगे कि पोटेंशियल वो वर्क डन है, पोटेंशियल इक्वल टू वो वर्क डन है जहां पे हम एक टेस्ट चार्ज को ला रहे हैं, ठीक है। यानी कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट आपका चार्ज हो गया, यानी कि जूल अपॉन क्या होगा, जूल अपॉन, जूल जूल अपॉन कूलम। वेरी गुड।
समझ में आ रहा है ना चीज? तो हम लोग ने क्या किया, जो पोटेंशियल है वो हमारा वर्क डन अपॉन चार्ज होता है। इस फॉर्मूले को याद करने की ज़रूरत है? नहीं है। इसका डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत है? नहीं है, क्योंकि मुझे पता चल गया कि एक्चुअल में थ्योरी क्या काम कर रही है। ठीक है, ओके। एक चीज़ और बताऊंगी। अब आप लोगों ने सुना होगा पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस ये क्या होता है? मान लो मेरे पास एक डिफाइंड पॉइंट है ए, ठीक है, दूसरा मेरे पास एक डिफाइंड पॉइंट है बी। क्लियर? ये दो मेरे पास डिफाइंड पॉइंट है। अब यहाँ पर कोई इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट पॉइंट यानी कि बहुत बहुत दूर, जो कि मेरे को डिफाइंड बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब बोला गया कि मैंने कोई वर्क डन किया और एक टेस्ट चार्ज को यानी कि +1 कूलम को मैंने इनफाइनाइट से पॉइंट ए पर लाया, अपनी पोटेंशियल को एक वर्क डन किया, मतलब अपनी एनर्जी खर्चा की। सीधा सीधा ये बोल दो कि एनर्जी लॉस करके, या आप बोलोगे वर्क डन करके। ठीक है, दूसरा दूसरा मैंने बोला ठीक है भैया, ए पॉइंट पर ला दिया, अब हम फिर से क्या करेंगे, उसी इन्फिनिटी से वही टेस्ट चार्ज को, जो कोई भी +1 जो टेस्ट चार्ज है, ठीक है, दूसरे टेस्ट चार्ज को हम बी पॉइंट पर लाए हैं। टेस्ट चार्ज क्या हमेशा सेम ही रहेगा, +1 कूलम रहेगा। अब हमने एक लाया, दूसरा लाया, अब मैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या बोलूंगी, मैं बोलूंगी ये दोनों तो मान लो V1 पोटेंशियल कैलकुलेट किया, इसने मान लो V2 पोटेंशियल कैलकुलेट किया, लेकिन जब मैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस कैलकुलेट करूंगी तो मेरे पास क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, जो कि V2 माइनस V1 है, जो कि V2 माइनस V1 है। क्लियर है ना? V2 माइनस V1 कैसे, V1 माइनस V2 नहीं होगा? कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, V1 माइनस V2 भी कर सकते हो, V1 माइनस V2 भी कर सकते हो। अब यहाँ पे बात क्या आती है, क्यों हम ऐसा कर रहे हैं या क्यों हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। हमेशा ध्यान रखना, पोटेंशियल जो फ्लो करता है, पोटेंशियल जो फ्लो करता है वो हमेशा हायर टू लोअर फ्लो करता है। ठीक है, हायर से लोअर की तरफ फ्लो करता है। अब मान लो मेरे पास अगर दिया रहा है +5 वोल्ट और -2 वोल्ट, तो पोटेंशियल कैसे फ्लो करेगा, ऑब्वियस ही बात है 5 से 2 की तरफ फ्लो करेगा। लेकिन अगर मान लो मेरे पास दिया रहे -5 वोल्ट और -2 वोल्ट, तो वो पोटेंशियल कहाँ से फ्लो करेगा, -2, हाँ -2 से -5 की ओर। वेरी गुड। ठीक है, अगर मान लो मेरे पास +8 वोल्ट है और +4 वोल्ट है, तो कहाँ से क्या फ्लो करेगा, 8 to 4। वेरी गुड। तो पोटेंशियल हमेशा कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, हायर टू लोअर, लोअर। ठीक है, क्लियर है ना? तो ये जो चीज़ है पोटेंशियल डिफरेंस है। अब मैटर ये होता है कि जो हमारी डेली लाइफ होती है ना, जो हम एक्चुअल में रियल लाइफ में देखते हैं, वो क्या होता है, वो हमारा यही पोटेंशियल डिफरेंस होता है। वो हमारा क्या होता है, यही पोटेंशियल, जो हमारे स्विच बोर्ड वगैरह आते हैं ना, इन सब में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। और ये जो ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं ना, ट्रांसफॉर्मर्स, ये ट्रांसफॉर्मर्स क्या करते हैं, कभी हायर से लोअर पोटेंशियल में चेंज करते हैं, कभी लोअर से हायर पोटेंशियल में चेंज करते हैं। क्या करते हैं, चेंज करते हैं पोटेंशियल्स को, पोटेंशियल्स को। ठीक है, तो यानी कि जो हमारा जो पावर सप्लाई का जो मेन पॉइंट होता है ना, यानी कि आपके जहाँ पे पावर उत्पन्न किया जाए, पावर प्रोडक्शन किया जा रहा है सर्किट हाउस पर, ठीक है, वहां पर से जो पावर आ रही है, जो वोल्टेज आ रहा है, वो ट्रांसफार्मर क्या करेगा, कम करेगा, जिससे कि हमारे घर के अप्लायंसेस काम कर सके। क्लियर है? इतना समझ में आ गया ना पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। एक बार फिर से बात करते हैं कि पोटेंशियल वो चीज़ होती है जब मैं किसी चीज़ को इनफाइनाइट पर है एक टेस्ट चार्ज, और मैंने कोई वर्क डन किया, उसको एक पॉइंट जो बता दिया गया है ए पर लाने के लिए। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है कि मैंने एक पॉइंट पर लाया, फिर एक टेस्ट चार्ज को दूसरे पॉइंट पर लाया, और फिर जब दोनों के पोटेंशियल को माइनस किया तो मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस निकलता है। ठीक है, ये दोनों चीज़ हमेशा याद रखना, बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं और फिर क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो गलत हो जाते हैं। ठीक है, याद रहेगा? ओके। ठीक है, यानी कि ये जो आपका पिक्चर है वो क्या बोल रहा है कि आप लोगों ने 9th क्लास में जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ा था, कि जब अर्थ सरफेस के जितने हाइट पर हम ले जाएंगे, उस हाइट के अलाउंग हम लोग पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। क्या होता है, mgh होता है, पोटेंशियल एनर्जी जो mgh होती है। हाँ, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अब क्या है कि जब हम पॉजिटिव या हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर ले जाते हैं, तो जो खर्चा होगा वो हमारा क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्म होगा। देखो यहाँ पर भी यही दिखाया गया है कि टेस्ट चार्ज को हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पर ले जा रहा है। क्लियर है ना? पोटेंशियल में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो नेक्स्ट, अब यही बोल रहा है कि पोटेंशियल को हम मेजर करते हैं V से, और मैंने कल आपको ये बताया था कि फॉर्मूला या कोई जैसे 1 एम्पियर कैसे निकालते हैं, ये कल मैंने आपको बताया था।
उसी तरह 1 वोल्ट का डेफिनेशन आता है एग्जाम में, ठीक है। 1 एम्पियर का डेफिनेशन आ सकता है, 1 वोल्ट का डेफिनेशन आ सकता है, उसको भी अभी हम लोग देखेंगे। पहले ये देखो, ये डायग्राम से मैंने आपको समझाया है कि कैसे इन्फिनिटी से जब एक चार्ज पार्टिकल के पास लाते हैं, वर्क डन होता है, तो वो क्या हो जाता है, उसका पोटेंशियल हो जाता है। लेकिन देखो यहाँ पे 2 लाया गया ना, एक बार ये लाया गया और एक बार ये लाया गया, फिर दोनों के डिफरेंस को बताया गया कि ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। अब आप पैराग्राफ को अपने हिसाब से लिखो या एक बार पढ़ के लिखो, इट डजंट मैटर, ठीक है। अब देखो ये सर्किट डायग्राम भी वही शो कर रहा है कि यहाँ पर एक बल्ब लगा दिया गया है, यहाँ पर एक बैटरी लगा दी गई है 1.5 वोल्ट की, जो नॉर्मली हमारे घर में बैटरी आती है वो 1.5 वोल्ट की बैटरी होती है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बैटरी के 2 पॉइंट्स होंगे, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, आपने देखा होगा। पॉजिटिव पॉइंट वो रहता है जहाँ पर हाई पोटेंशियल है और नेगेटिव पॉइंट वहाँ पर रहता है जहाँ पर कम लोअर पोटेंशियल है। तो ऑब्वियस ही बात है, लाइट कहाँ से जो सर्किट होगा या पोटेंशियल का फ्लो होगा वो इधर से होगा और यहाँ से घुसेगा, इधर से निकलेगा और यहाँ से जाएगा, क्लियर है, ठीक है। उसी तरह आप देख सकते हो ये वाला सर्किट, इसमें 2 बल्ब लगाए हैं मैंने 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करके, यहाँ से गया, ये जला, फिर यहाँ का नेगेटिव आएगा, फिर यहाँ का पॉजिटिव आएगा और फिर यहाँ पर नेगेटिव आएगा और ये ऐसे रोटेट करेगा, तो वो हमेशा हायर टू लोअर पोटेंशियल पर जाएगा। ये क्या समझाया गया है, ये समझाया गया है आपके पोटेंशियल्स के लेवल को। यहाँ पर जो पॉइंट है, यहाँ पर 6 वोल्ट है, लेकिन जैसे ही ये बल्ब आया ना, ये बल्ब ने थोड़ा सा रेजिस्टेंस खाया है, खाना खाया है थोड़ा सा, जिसके वजह से इसका पोटेंशियल घट गया है, ठीक। अब यहाँ फिर ये 6 सी पर आया, सी से फिर ये डी पर आया, डी से फिर ये ई पर आया, ई पर आया तो फिर से इससे थोड़ा सा पोटेंशियल खाया, फिर लेकिन जितना भी पोटेंशियल खाया होगा, ये इसके नेगेटिव पॉइंट पर जितना पोटेंशियल है उससे तो बड़ा ही होगा, होगा कि नहीं। ई पॉइंट पर पोटेंशियल उससे तो बड़ा ही होगा, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं अगर बड़ा नहीं होगा तो यहाँ पे जाएगा नहीं, क्योंकि हमेशा हायर टू लोअर पोटेंशियल ही ट्रैवल होता है। क्लियर है ना बात, दिक्कत तो नहीं है। ये दोनों सर्किट आपको समझ में आ गया कि पोटेंशियल हमेशा हायर टू लोअर फ्लो करता है, पहली चीज। और दूसरी चीज जो है ये आपका क्या कहता है कि जब भी आपका कोई पोटेंशियल बह रहा है, यानी कि आपकी जो करंट बह रही है कुछ ना कुछ वो खाएगी, तो ये क्या खाया, आपके इसने बल्ब ने खाना खाया, ठीक है, क्लियर है। देखो कल जैसे मैंने 1 एम्पियर पढ़ा था, 1 एम्पियर क्या होगा, यानी कि एम्पियर है यानी कि इलेक्ट्रिक करंट है, एम्पियर है यानी कि इलेक्ट्रिक करंट है। तो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल चार्ज। याद रखना जब मैं कैपिटल क्यू लिख रही हूँ यानी कि मैं टोटल चार्ज लिख रही हूँ बेटा। कल आपको जो क्वेश्चन आया था उसमें यही प्रॉब्लम थी, कैपिटल क्यू जो होती है टोटल चार्ज है, मे बी उस पॉइंट पर या उस बॉडी में बहुत सारे चार्ज मौजूद हो, Q1 Q2 बहुत सारे चार्ज मौजूद हो, ठीक है, 1 2 3 ये 3 चार्ज मौजूद है, लेकिन टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, कैपिटल क्यू हो जाएगा आपका Q1 + Q2 + Q3 टोटल चार्ज होगा। तो ये जो करंट होती है ना, ये टोटल चार्ज अपॉन टाइम टेकन, ठीक है, यानी कि आपका कूलम अपॉन सेकेंड हो गया। तो 1 एम्पियर की जब बात कर रहे हैं तो 1 एम्पियर क्या है, वो करंट जिसमें 1 कूलम चार्ज पर यूनिट टाइम से, जो कि सेकेंड में है, उस पे फ्लो करती है, किसी कंडक्टर से फ्लो करती है। इंसुलेटर से तो फ्लो करने से रहा, कंडक्टर से फ्लो करती है, कंडक्टर क्रॉस सेक्शन कंडक्टर से फ्लो करती है, व्हाटएवर में सेंटेंस में बना के लिखना है। लेकिन अब हम आज क्या बात करेंगे, 1 वोल्ट की बात करेंगे। जब हम वोल्ट की बात कर रहे हैं यानी कि हम लोग पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, पोटेंशियल की बात कर रहे हैं यानी कि मैं वर्क डन अपॉन यूनिट जो टेस्ट चार्ज है उसकी बात कर रहे हैं ना। तो यानी कि मैं बोलूंगी कि जो 1 वोल्ट है वो वर्क डन कर रहा है, वर्क डन कितना, 1 जूल, 1 जूल आप लिखोगे, 1 जूल वर्क डन कर रहा है टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से पॉइंट पर लाने के लिए, पर यूनिट टेस्ट चार्ज को, पर यूनिट टेस्ट चार्ज को, ठीक है। क्यों, क्योंकि वर्क डन क्या हो जाएगा, 1 जूल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, टेस्ट चार्ज 1 कूलम हो गया, 1 1 यानी कि 1 आपका वोल्ट हो गया ना। उसी तरह इसको भी हम लोग ने क्या किया था, 1 कूलम किया था और 1 सेकेंड किया था, तो 1 1 यानी कि 1 एम्पियर हो गया था, ठीक है। तो जब 1 एम्पियर का डेफिनेशन पूछा जाएगा तो ऐसे यूज करके लिखोगे, जब 1 वोल्ट का डेफिनेशन पूछा जाएगा तो ऐसे यूज करके लिखोगे। समझ में आ गया, हमें डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, हमें कोई एक्स्ट्रा जितना कम याद कर सको उतना अच्छा है, ठीक है। जब आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाते हो ना, तब आपको चीज़ें थोड़ी सी ह्यूमैनिटीज़ के साइड में याद करनी पड़ती है, लेकिन ये सब सब्जेक्ट में आपको कम चीज़ें याद करनी, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक सिंटैक्स को फॉलो करके ही आगे बढ़ती है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए क्या है, मैंने आपको बोला कि जो बैटरी होती है वो क्या देती है, फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्ट करंट देती है। बैटरी हमें सोर्स होती है जो कि धक्का देगी ना, धक्का देगी, यानी कि बैटरी में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर रहती है, ठीक है। और उसके 2 टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, क्लियर है। तो जो हम एक्सटर्नल सर्किट करंट फ्लो का लगाते हैं वो पॉजिटिव टू नेगेटिव का लगाते हैं, लेकिन उसके भीतर एक्चुअल में क्या फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है ना। वो जो मटेरियल हुआ, आप देखोगे कभी अगर बैटरी खत्म हो गई हो तो आप देखोगे काला काला सा भीतर मटेरियल होता है, वो एक्चुअली जो केमिकल होता है वो केमिकल टोटली यूज्ड अप हो चुका है, ठीक है।
और यूज जब होने के बाद वो मटेरियल थोड़ा सा बचा रहता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो गया। अब इलेक्ट्रॉन फ्लो कहाँ से कर रही है, नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो कर रही है, लेकिन एक्चुअल में जो प्रोटॉन हम लोग का जो पोटेंशियल है वो हायर टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है। कहाँ पे फ्लो करता है, किसी कंडक्टर में, और उसी कंडक्टर को जब हम कोई बल्ब या किसी भी अपने यूजफुल चीज पे लगा देते हैं तो हमें वो चीज काम करती हुई दिखाई देती है, काम करती हुई दिखाई देती है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला क्या है, एक इंटीग्रल का फॉर्मूला है। आप क्लास 11 में जाओगे तो आपको और अच्छे से आ जाएगा, लेकिन ये बताने की कोशिश क्या करता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है होती है वो पोटेंशियल से कैसे रिलेटेड है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, डी क्या है, डिस्टेंस है, और वी बी माइनस वी ए क्या है, आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है, ई इंटू डी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। मतलब कि जो चार्ज क्यू है उसने अपना क्या ऑरा क्रिएट किया, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी है उसको जब हम उन दोनों के बीच के डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, उन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, ठीक है। ये चीज समझ में आई है, ओके। नेक्स्ट तो ये पोटेंशियल डिफरेंस और इसके बारे में डिफरेंस बता गया है। ये जब हम आपको बैटरी पढ़ाएंगे तब आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन अगर हम सिंपली अगर कहें तो जो ईएमएफ होती है वो क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। और ये आपकी बैटरी वगैरह जो सेल्स होते हैं ना, इसमें दो डंडियां होती हैं, उसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के थ्रू दर्ज करते हैं, पर इसको हम थोड़ा सा आगे बताएंगे अभी नेक्स्ट पॉइंट पर। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 वोल्ट की कब हुई, जब हम पॉजिटिव चार्ज को नीचे से ऊपर लाए। अब देखो ये क्या है, ये जो लाइंस आपको दिख रही हैं ये बेटा एक्चुअली फील्ड लाइंस है जो कि पॉजिटिव टू नेगेटिव जाती हैं, ठीक है। और ये देखो यहाँ पर एफ बताया गया है कि इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में किसका अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, एफ। अब ये क्या है, दोनों के बीच का डिस्टेंस डी है, ठीक है। तो हम पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं ना इजीली, ठीक है। इसी तरह ये डायग्राम क्या बता रहा है कि अगर मान लो मेरे पास कोई आपका कंडक्टर है, ठीक है, और कंडक्टर के सेंटर पर हमने कोई पॉजिटिव चार्ज क्यों रखा है, तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगे, ऐसे सर्कल 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 सर्कल। और ये इसका इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस है, ठीक है। सर्कल सर्कल जो है आपका इलेक्ट्रोपोटेंशियल सर्फेसेस है, और ये क्या है जो आपकी लाइंस जा रही है ना, ये उसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। मैं आपका स्क्रीन चेंज करके मैं बता रही हूँ अच्छे से। तो आपके जो स्विच का साइन हुआ वो क्या करेगा, जैसे ही हम इसको बंद करेंगे तो ये क्या हो जाती है, क्लोज सर्किट हो जाती है, क्लोज सर्किट। और जैसे ही हम इसको ऐसे ओपन कर देते हैं, नहीं डालते हैं, तो ये क्या होती है, ओपन सर्किट, ठीक है। ओपन सर्किट में कभी करंट लगता है, नहीं लगता है, सब कुछ एयर में चला जाता है, लेकिन क्लोज सर्किट में करंट लगता है, क्लियर है। तो हमने क्या देखा अभी इस स्लाइड में, ईएमएफ देखा। ईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। और ये क्या है, बैटरी है। बैटरी के भीतर केमिकल फील्ड होता है जो कि अपनी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है, कन्वर्ट करेगा। और ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं ना, ये एक्चुअली बेटा दो इलेक्ट्रोड होते हैं, इलेक्ट्रोड होते हैं, याद रखना, ठीक है। क्या कहते हैं, इस पॉजिटिव और नेगेटिव को हम लोग इलेक्ट्रोड कहते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रोड कितने प्रकार के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, हाँ। और इसको हम लोग एक बार क्या कहते हैं, एनोड एंड कैथोड, एनोड एंड कैथोड, ध्यान रखना, एनोड एंड कैथोड। एनोड वो नेगेटिव और कैथोड पॉजिटिव। हाँ। तो अब क्या हुआ कि एनोड कैथोड इसके जो दो टर्मिनल्स हैं, इससे क्या हुई, करंट आपकी फ्लो हुई। हायर टू लोअर पोटेंशियल तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुई, लेकिन उस केमिकल के भीतर तो ऑब्वियस ही बात है इलेक्ट्रॉन्स में टूटा होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स में क्या हो जाएगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी कि तो हमारा पोटेंशियल कैसे फ्लो करता है, हायर टू लोअर पोटेंशियल। इसीलिए मैंने आपको ये सर्किट समझा। इस सर्किट में क्या हुआ फाइनली कि हमने बैटरी लगाई जिसका पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है, इसमें मैंने इस कंडक्टर को रखा जो कि वायर के फॉर्म में है, फिर मैंने इसको एक बल्ब में कनेक्ट किया और एक रेजिस्टेंस लगाया जिससे कि स्टेबिलिटी इसकी बनी रहे, और फिर मैंने वापस इसको यहाँ पे जोड़ दिया, तो हमेशा हायर टू लोअर पोटेंशियल में फ्लो किया। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, और हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। मटेरियल क्या क्या होता है, हमेशा ध्यान रखना, किसी चीज़ को समझने के लिए हमारे पास मटेरियल क्या क्या अवेलेबल है, पहले हम उसको ध्यान रखेंगे। हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, और उस कंडक्टर में एक चार्ज क्यू है, चार्ज क्यू है, क्लियर है ना। ये चार मटेरियल हमारे पास हैं। अब मैं क्या आपको बोल रही हूँ कि मान लो मेरे पास कोई चार्ज क्यू यहाँ पर बैठा हुआ है और वो कंडक्टर है, तो कंडक्टर क्या करता है, हर जगह पर सेम पोटेंशियल क्रिएट कर लेता है। याद रखना, कंडक्टर क्या करेगा, अपने अराउंड सेम पोटेंशियल्स का आवरण क्रिएट कर लेगा। जब वो सेम पोटेंशियल का आवरण क्रिएट कर लेगा तो इन सबको हम क्या कहते हैं, इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस। क्या बोलते हैं, इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस, ठीक है। क्या बोलते हैं, इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस। जब मैंने इसको बोला इक्वी पोटेंशियल सर्फेस, यानी कि इसका पोटेंशियल अगर V1 है तो बाबू इसका पोटेंशियल भी V1 ही होगा, इसका पोटेंशियल भी V1 होगा। इसलिए कंडक्टर में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों, V1 माइनस V1 क्या होगा, जीरो ही तो होगा, होगा ना। अच्छा, और
जो कंडक्टर होता है वो अपना पूरा चार्ज, हमेशा ध्यान रखना, सरफेस पे डाल देता है। वो अपना चार्ज टोटल क्या करेगा, सरफेस पर डाल देगा। ठीक है, ये कुछ कंडक्टर्स की प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है, एक तो वो पूरे चार्ज को अपने सरफेस पे डाल देगा, उसके पास इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होते हैं। तीसरा मैं बताऊंगी उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो यहाँ से जो ये चीज़ मैं ड्रॉ कर रही हूँ ना, ये क्या होती है, ये होती है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ध्यान रखना हमेशा क्या होती है, सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस के, ठीक है, क्या होती है, सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो सरफेस क्या है यहाँ पर, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो क्या मैं ये नहीं कह सकती कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के पहली चीज। दूसरी चीज, मैंने आपको एक और डायग्राम बताया कि मान लो यहाँ पर एक पोटेंशियल है और मान लो यहाँ पर एक सरफेस है। दो हमारे पास सरफेसेस है, ये सरफेस मान लो ए है और ये मान लो सरफेस बी है। ठीक है, सरफेस ए पर मान लो मेरे पास +5 वोल्ट है और सरफेस बी पे मान लो -3 वोल्ट है। ठीक है, ये दोनों का पोटेंशियल है। अब क्या होगा, अब मैं बोलूँगी जो इलेक्ट्रिक, मान लो चार्ज मेरा यहाँ पर है, क्यू चार्ज है, क्लियर। अब पोटेंशियल कैसे फ्लो करेगा, हायर टू लोअर फ्लो करेगा ना। ये तुम्हारा हायर वी पर है और ये तुम्हारा लोअर वी पर, ठीक है। हाँ, अच्छा, ये तुम्हारा हो गया। अब दूसरी चीज बोलेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी उसकी डायरेक्शन ऐसी हो जाएगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी। ये क्या करेगा, दोनों के बीच में एक फोर्स क्रिएट करेगा, फोर्स क्रिएट करेगा। तो हम इसमें से पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं, हम इसमें से फोर्स निकाल सकते हैं, हम इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। ठीक है, और मान लो कि इन दोनों सरफेस के बीच का डिस्टेंस भी हमारा 2 मीटर है, 2 मीटर है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला आता है बेटा, वो क्या होता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इन दोनों सरफेस के बीच में, वो क्या होता है, E इंटू डी। क्या होता है, E इंटू डी, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू दोनों के बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है, 2 मीटर। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 2 मीटर। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 2 वोल्ट, 2 वोल्ट। तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई यहाँ पर, 2 वोल्ट अपॉन 2 मीटर। तो यानी कि 1 वोल्ट पर मीटर, 1 वोल्ट पर मीटर, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये वाला जो आपका फॉर्मूला है, ये स्टार स्टार वाला फॉर्मूला है। ये पी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जी, जो वोल्ट में कैलकुलेट हो रहा है, वोल्ट, और हाँ, और ये ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ, और डी मतलब डिस्टेंस बिटवीन द टू सरफेसेस। हाँ, ओके, ठीक है, इस 2m को मैं लिख देती हूँ, ये इज इक्वल टू डी है। हो गया क्लियर, हाँ, ठीक है ना, समझ में आई है ये वाली बात। हाँ, आगे बढ़े, हाँ, ओके, दिखाई दे रहा है। अब देखो इसमें क्या क्वेश्चन दिया, सिंपल सा मैं 2-3 क्वेश्चन डाली हूँ इसमें, जो कि इजीली आप कैलकुलेट करोगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या दिया है, 0.5 वोल्ट दिया है। व्हेन द चार्ज ऑफ 3 कूलम वाज ब्रॉट फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पोटेंशियल, दैट वर्क डन। हम जानते हैं भैया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो चार्ज दिया हुआ है, पोटेंशियल दिया हुआ है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई, बस आंसर निकल गया। छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन नंबर दे के जाते हैं। ठीक है, तो इन सब का हमेशा फायदा उठाना। नेक्स्ट देखो, करंट कैसे कंडक्टर्स में फ्लो करता है। कल मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि कंडक्टर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्विमिंग पूल होते हैं। किसका स्विमिंग पूल होते हैं, करंट का, इलेक्ट्रॉन्स का स्विमिंग पूल होता है। यानी कि इसमें इतनी भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं कि वो इजीली मूव करते हैं और खूब करंट फ्लो करवाते हैं, मतलब गुड कंडक्टर्स बोलते हैं हम लोग उसको, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या फ्लो ऑफ चार्ज, वट एवर यू मे से। ठीक है, अब देखो ये 2 डायग्राम शो कर रहा है कि एक में क्या है, एक पर्टिकुलर सा आपका कंडक्टर है, क्रॉस सेक्शन एरिया, उसमें खूब सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और खूब सारे पॉजिटिव आयंस। क्यों पॉजिटिव आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स को शो कर रहे हैं, पॉजिटिव आयंस यानी कि बेटा जो न्यूक्लियस का कोर होता है ना, उसमें क्या है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है। प्रोटॉन्स क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, न्यूट्रल चार्ज होते हैं। तो हम ये सोच सकते हैं ना कि जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिव आयंस की तरह है और उसका एक्सटर्नल कोर में जो घूम रहा है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तरह है, क्लियर। लेकिन जब इसी कंडक्टर को मैंने एक पर्टिकुलर बैटरी से कनेक्ट किया, तो तुम देखो क्या हालत है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ठीक है, तो पॉजिटिव से लेके कंडक्टर के पॉजिटिव साइड में गया क्या, ठीक है, यानी कि ये साइड से आप देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव होगी ना, ये देखो। लेकिन करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे। ठीक है, तो इसलिए क्या बोलेगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हमारे इस डायरेक्शन में करेंगे, जबकि करंट फ्लो हमारा कहाँ से करेगा, इस डायरेक्शन में। इसलिए देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक करंट लिखा है, क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इलेक्ट्रॉन का करंट। लेकिन इसने ये नहीं कहा कि इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट यानी कि इलेक्ट्रिकल जो चार्जेस होते हैं उनका करंट ना है ये, क्लियर। अब वही कन्वेंशन फ्लो दिखा दिया है कि पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है बैटरी के थ्रू, क्लियर। ये समझ में आ गया ना ये डायग्राम, ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। अब देखो इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जब भी हम मैंने आपको शायद फर्स्ट क्लास में बताया था कि
कंडक्टर्स में तो चलो हमारे पास स्विमिंग पूल वगैरह होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के, तो वो फ्लो करवा रहा है मेटेलिक ऑल थ्रू, ओके। लेकिन ये इलेक्ट्रोलाइट यानी कि एक लिक्विड सॉल्यूशन है और करंट उसमें भी फ्लो कर रहा है। आप लोग अगर 12th में जाओगे, साइंस लोगे, तो आपके पास एक चैप्टर पड़ेगा केमिस्ट्री में, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर। बट राइट नाउ मैं आपको ये समझाऊंगी कि, एक सेकेंड मैं स्लाइड शेयर करूंगी एक दूसरा। इलेक्ट्रिक करंट टॉपिक है हमारा, इलेक्ट्रिक करंट इन इलेक्ट्रोलाइट्स। जब हम इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि मटेरियल जो जिस मटेरियल में करंट का फ्लो हो रहा है ना, करंट का जो फ्लो हो रहा है जिस मटेरियल में, उसकी स्टेट क्या है? उसकी स्टेट है हमारी लिक्विड। स्टेट क्या है हमारी? उसकी लिक्विड है। लेकिन इसके पहले जो हम कंडक्टर देख रहे थे, तो कंडक्टर की स्टेट क्या है? सॉलिड। सॉलिड, वेरी गुड। तो अब हम लोग, अब बताओ, लिक्विड जब मटेरियल लिए हैं तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड मुझे डालने ही पड़ेंगे, 2 इलेक्ट्रोड मुझे डालने ही पड़ेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोड क्यों? क्योंकि मुझे तो पॉजिटिव और नेगेटिव चाहिए ना करंट फ्लो करवाने के लिए, ठीक है भाई। अब ये इलेक्ट्रोड हम इस तरीके का लेते हैं कि जो यह एक हमें पॉजिटिव आयंस दे सके और एक हमें नेगेटिव आयन दे सके। यहाँ पे हम आयंस की बात करते हैं, ठीक है, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस, ठीक है। इस जब भी हम इलेक्ट्रोलाइट में करंट की फ्लो करवाते हैं तो हम बात किसकी करते हैं? पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस की, ठीक है। तो सबसे ईजी जो होता है वो कॉपर और आपके आयंस का और कॉपर सल्फेट का ये होता है, क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। कॉपर सल्फेट अगर मैं बोलूँ आपको, कॉपर सल्फेट, ठीक है, तो कॉपर सल्फेट में बताओ CuSO4। अब इसको जब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट जब ये डिसोशिएट होता है, डिसोशिएट, ये सारी चीज़ शायद आपने क्लास 9th में पढ़ी हो केमिस्ट्री में। डिसोशिएट होगा तो कैसे होगा? Cu2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस में सल्फेट आयन एंड कॉपर आयन, एक नेगेटिव आयन है एक पॉजिटिव आयन है। ये क्या है? पॉजिटिव आयन है और ये क्या है? नेगेटिव आयन है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। जब अब मिल गया ना हमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, अब दौड़ाओ इनको। मटेरियल तो हमारे पास कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है ही, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है ही। एक मटेरियल मिल गया, एक मीडियम मिल गया इनको, किसको? इन आयंस को फ्लो करवाने का, ठीक है। और आयंस का फ्लो तो फिर यहाँ पे डिपोजिशन होगा, और फिर जब एक पूरा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, एक पूरा नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, दोनों को अगर मैंने कनेक्ट करवा के कोई बल्ब जल लगा दिया इनके बीच में, तो बस बल्ब ग्लो करने लगेगा। समझ में आया क्या काम हो रहा है? कि ये डिसोशिएट हो रहा है और अपने आयंस में डिसोशिएट हो रहा है, जिससे कि वो हमें क्या दे सके? रोशनी दे सके, या जो भी हमारा यूज है वो करवा सके। CuSO4 डाइल्यूट होगा कि कंसंट्रेटेड ही होगा? नहीं, ये आपका कंसंट्रेटेड है, तो पानी तो होना ही चाहिए ना। फुल्ली कंसंट्रेट लोगे तो डिसोशिएट होने में दिक्कत होगी ना उसे। अब देखो क्या करवाया है इसने, कि ये जो आपकी रॉड है इसके बीच में बैटरी कनेक्ट करवाई और इनको फ्लो करवाया है। देखो, कॉपर सल्फेट को भी हम एक सॉल्ट सॉल्यूशन ले सकते हैं, NaCl को भी हम सॉल्ट सॉल्यूशन ले सकते हैं, जिसमें कि इन दोनों को टूटने पर हमें अपने रेस्पेक्टिव पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस मिलते हैं। और जैसे ही ये आयंस का होता है, अगर मैं बैटरी से चेक करवाऊं तो मेरा करंट फ्लो करेगा, मेरा करंट फ्लो करेगा। क्यों? क्योंकि जो आपके माइग्रेशंस हैं, ठीक है, अगर मैंने NaCl का लिया, अगर मैंने NaCl का लिया तो मेरे पास क्या होगा कि जो Cl माइनस होंगे वो कहाँ पर आपके माइग्रेट होकर चिपकेंगे? पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोड पर। लेकिन जो इस सॉल्यूशन से Na+ होगा वो किस पे जाके चिपकेगा? नेगेटिव वाले आयंस पर। होगा ना? होगा कि नहीं? तो यही चीज आपको इसमें बताई जा रही है, ठीक है। अब अगर मैं इसको और अच्छे से बताऊं आपको, तो जो बता रहे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट, कंडक्शन इन इलेक्ट्रोलाइट्स। देखो, अब जब मैंने बैटरी की बात की तो बैटरी क्या होगी? पॉजिटिव और नेगेटिव होगी, पॉजिटिव और नेगेटिव होगी। यानी कि बैटरी के ये दो टर्म, किसी किसी बुक में आपको टर्मिनल सुनने को मिलेगा, किसी किसी बुक में आपको इलेक्ट्रोड सुनने को मिलेगा, ठीक है, ये बुक के ऊपर है। अब जब मैं इलेक्ट्रोलाइट्स की बात कर रही हूँ, इलेक्ट्रोलाइट्स की, तो इलेक्ट्रोलाइट्स में हमें 2 मिलेंगे टर्मिनल्स, इसमें भी 2 टर्मिनल्स मिलेंगे। और कौन कौन से टर्मिनल्स होंगे? एक हो जाएगा आपका एनोड, एक हमें मिलेगा एनोड, और एक मिलेगा मुझे कैथोड, राइट। अब जो आपके, ये हम नेगेटिव पार्ट को कहते हैं, ये हम पॉजिटिव पार्ट को कहते हैं, ठीक है। एक हम नेगेटिव पार्ट को कहते हैं, एक हम पॉजिटिव पार्ट को कहते हैं। जब मैंने बोला कि वेरी कॉमन सॉल्यूशंस जो बनाते हैं, किसका बनाते हैं? सॉल्ट का बनाते हैं, ठीक है। सॉल्ट का हम सबसे कॉमन सॉल्यूशंस बनाते हैं, और जिसमें हम कभी कॉपर सल्फेट लेते हैं, तो कॉपर सल्फेट डिसोशिएट जब होगा तो क्या होगा? Cu2 प्लस और आपके SO4 2 माइनस में। या हम वेरी कॉमन सॉल्यूशन लेते हैं NaCl का, वो भी सॉल्ट सॉल्यूशन है, तो ये भी जब डिसोशिएट करेगा तो किस में डिसोशिएट करेगा? Na+ और Cl माइनस में। अब मान लो मेरे पास ये सॉल्यूशन है, इसमें बैटरी है, बैटरी का अपना एक पॉजिटिव होता है, बैटरी का अपना एक नेगेटिव होता है, ठीक है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अब क्या करेगी बैटरी बोलेगी भाई मेरे पास जो इसके 2 आयंस का इलेक्ट्रोड्स और एनोड और कैथोड है, तो यहाँ से जो Na+, इस सॉल्यूशन से जो Na+ माइग्रेट होगा वो चिपकेगा इसके ऊपर, और इस सॉल्यूशन से जो Cl- माइग्रेट होगा वो चिपकेगा इस पर। क्लियर है? माइक खोलो।
क्लियर है ना? ये फेनोमेना क्लियर है और इसी चीज को स्लाइड में समझाया गया है। अगर सिमिलरली अगर मैंने इस सॉल्यूशन में NaCl की जगह CuSO4 लिया होता तो क्या होता? हाँ, Cu प्लस वाले नेगेटिव आयन इलेक्ट्रॉन चिपकते पे इसमें Cu चिपका और था और SO4 SO4 चिपकते पॉजिटिव आयन इसमें। ठीक है, तो पॉजिटिव किस में चिपकता है? एनोड्स में, और नेगेटिव हाँ, किस में चिपकता है? आपके कैथोड कैथोड में। में। तो यही होता है कंडक्शन किसका? इलेक्ट्रोलाइट्स का। इलेक्ट्रोलाइट्स का इलेक्ट्रिक, देखो जब भी किसी चीज को फ्लो होता है तो वो अपने में इजीली तो किसी चीज को फ्लो करने नहीं देगा ना, वो कुछ तो रुकावट उत्पन्न करेगा। जैसे मैंने कल क्लास में बताया था कि अगर मैंने सिंपली कंडक्टर को लिया, अभी भी बताया कि जब सिंगली कंडक्टर को लिया था तो उसमें रैंडम डायरेक्शन में फ्लो था, जब तक हमने उसमें बैटरीज को दिया नहीं था, फ्लो था ना। इसके बाद जब उसमें करंट गया तो मैंने आपको बोला कि कुछ खाना खाएगा तब जाके उसका पोटेंशियल थोड़ा गिरेगा, लेकिन फ्लो तो पॉजिटिव टू नेगेटिव, हायर टू लोअर करेगा, पर कुछ गिरेगा। जो ओरिजिनल अमाउंट था 6 वोल्ट का वो 4 वोल्ट मान लो आके गिरा, ठीक है, तो वो कुछ खाया। तो एवरीथिंग एक पोटेंशियल, एक रेजिस्टेंस उत्पन्न करती है किसमें? अपने में कुछ फ्लो करवाने के लिए। जैसे मान लो कि एक शैतान सा बच्चा है, उस शैतान बच्चे में मैं अपना अगर ज्ञान का सागर भरना चाहूँ तो क्या वो पहले दिन ही ज्ञान सागर एक्सेप्ट कर लेगा? नहीं करेगा। भले ही उस बच्चे में ज्ञान के सागर को एक्सेप्ट करने की कितनी भी अच्छी क्षमता हो, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो कुछ शैतानी करेगा, कुछ मुझे परेशान करेगा, कुछ ना कुछ तो वो करेगा, यानी कि वो रेजिस्टेंस उत्पन्न करेगा कि मैं उसमें ज्ञान का सागर ना फ्लो करवाऊं। ठीक है, लेकिन फाइनली कुछ देर बाद वो उसको फ्लो करवाने देता है। सिमिलरली कोई भी चीज नॉर्मली एक्ट करेगी अगर, तो उसमें रेजिस्टेंस का ऑकरेंस होगा ही होगा। ठीक है, अब ये रेजिस्टेंस अगर मैंने कंडक्टर्स लिया तो कैसे होगा? वो भीतर क्या करते हैं? कॉलिजन्स होते रहते हैं ना इलेक्ट्रॉन्स के, आयंस का आपस में एक दूसरे के साथ, तो वही कॉलिजन क्या करा रहा है? रेजिस्टेंस उत्पन्न करा रहा है। ठीक है, वही क्या करवा रहा है? रेजिस्टेंस। इसीलिए आप ओम नम यूज करते हो किसके लिए? रेजिस्टेंस के लिए। जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है? ओम। क्या होती है? ओम। OHM, ओम। और ये ग्रीक वर्ड से आया है। इसी तरह आप सुनोगे किलो ओम, मेगा ओम, गीगा ओम, ये सारी चीजें क्या होती है? रेजिस्टेंस होती है। रेजिस्टेंस समझ में आया? यानी कि वो कठिनाई या बाधा उत्पन्न की जा रही है करंट के फ्लो में, जब हम किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस एक किस्म का ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड है। हर कोई रेजिस्टेंस उत्पन्न करेगा ही करेगा। ठीक है, इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब देखो, जब हम रेजिस्टेंस का उल्टा लेते हैं तो वो क्या होती है? कंडक्टेंस होती है। वो क्या होती है? कंडक्टेंस। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है कि कंडक्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस का उल्टा हो रहा है। अब हमारे पास कंडक्टर है और हमारे पास इंसुलेटर है। अब आप मुझे सोच करके बताओ कि कंडक्टर का कंडक्टेंस ज्यादा होगा या रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? कंडक्टर का कंडक्टेंस। कंडक्टेंस ज्यादा होगा। इसी तरह इंसुलेटर्स का क्या ज्यादा होगा? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। तो हम लोग क्या कहते हैं कि कंडक्टेंस का जो SI यूनिट है वो क्या है? सीमेन, या आप पर ओम बोलो या आप मो बोलो, कुछ भी बोल दो, लेकिन रेजिस्टेंस का क्या होता है? ओम होता है। ठीक है, ओके, क्लियर है ना? कोई दिक्कत? नो। तो अगर मैं स्लाइड थोड़ा सा चेंज करना चाहूंगी, मैंने आपको बोला रेजिस्टेंस, ठीक, रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस क्या है कि कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर में रैंडमली इलेक्ट्रॉन्स और आयंस जो है कोलाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं उसमें एक बैटरी लगा के कुछ फ्लो करवाना चाह रही हूँ। ऑब्वियस सी बात है, ये जो पूरा का पूरा मटेरियल है रेजिस्टेंस फ्लो कर, एक ऑब्स्टैकल देगा, ऑब्स्टैकल ऑफर करेगा, और यही जो ऑब्स्टैकल ऑफर करता है इसी को हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। ठीक है, ठीक है। और रेजिस्टेंस की जो प्रॉपर्टी होती है उसे हम क्या कहते हैं? रेजिस्टिविटी। ये ध्यान रखने वाली बात है। अब इसी रेजिस्टेंस को जब हम 1/R कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है? कंडक्टेंस। क्या हो जाता है? कंडक्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस को तो R से शो करते हैं, रेजिस्टेंस को, ठीक है, लेकिन रेजिस्टिविटी को रो से शो करते हैं। किसे? रो से। इसी तरह कंडक्टेंस को जो हम लोग शो करते हैं C से शो करते हैं, और कंडक्टिविटी को हम लोग किससे शो करते हैं? सिग्मा से। ठीक है, तो 1/R इज योर कंडक्टेंस एंड 1/ρ इज योर कंडक्टिविटी। क्या है? कंडक्टिविटी। अब रेजिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं भाई? रेजिस्टेंस को हम लोग ओम में मेजर करते हैं। अच्छा, ओम में। लेकिन कंडक्टेंस को हम लोग किस में मेजर करते हैं? सीमेन में मेजर करते हैं, या ओम पर मीटर में मेजर करते हैं, पर ओम मतलब 1/ओम में, या हम मो कहते हैं, MHO। ये ध्यान रखना है। क्लियर है ना? कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी। अब जब हम कंडक्टेंस की बात करते हैं, कंडक्टर की बात करते हैं और इंसुलेटर की बात करते हैं, तो इसमें क्या होगा? हाई रो होगा और लो क्या होगा? सिग्मा होगा। लेकिन कंडक्टर में क्या होगा? हाई सिग्मा होगा और लो क्या होगा? रो होगा। ठीक है, ये चीज समझ में आई है कि नहीं बताओ? आ गई ना? क्लियर है ना? कोई दिक्कत है? नहीं। चलो तो आगे क्वेश्चन बताते हैं। देखो, जब मैं बात कर रही हूँ, अब ये रेजिस्टिविटी पर आ जाओ, रेजिस्टेंस पर आ जाओ। रेजिस्टेंस, जब हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो हम रेजिस्टिविटी की बात करते हैं।
ठीक है। तो जब हम ये कहते हैं रेजिस्टेंस की बात, तो हम कहते हैं कि रेजिस्टेंस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, एल के होता है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एरिया के होता है। अब ये एल और एरिया किसका है, ये दोनों चीज बेटा होती है आपकी कंडक्टर की। किसकी होती है, कंडक्टर की होती है। तो यानी कि ए इज योर क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, एंड एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है। तो हमेशा फॉर्मूला डिराइव करने के लिए मैंने आपको बोला ही है कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाना पड़ता है। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाता है, रो एल बाई ए। बहुत इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला है, रो एल बाई ए होता है, यानी कि ये रेजिस्टिविटी होती है। ठीक है। अब मैंने आपको बोला फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे, एसआई यूनिट कैसे डिराइव करेंगे। आर है यानी कि ओम है। अब हमें रो का निकालना है, रो तो ऐसे लिख दो, एल क्या होगा यानी कि मीटर होगा, और ए क्या होगा, मीटर स्क्वायर होगा कि नहीं। तो ये कट जाएगा तो 1 अपॉन मीटर बचेगा। तो मेरे पास ओम इजिकल टू रो इंटू 1 अपॉन मीटर, यही बचा। तो यानी कि रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, ओम मीटर, ओम मीटर। क्लियर है, दिक्कत तो नहीं है, दिक्कत नहीं है। इसी तरह पता है कंडक्टिविटी का निकाल सकते हैं। कंडक्टिविटी का क्या होता है, इजिकल टू 1 अपॉन रो, यही ना होती है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं भाई, पर ओम पर मीटर। हो गया, कुछ याद करना पड़ा नहीं। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं। क्या है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए। मैं इसका पिक ले लेता हूं फॉर्मूला। ठीक है। तो क्या होगा कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इस पर क्वेश्चन आएंगे। मैं एक स्लाइड शेयर कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ। देखो यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया ना कि रेजिस्टेंस जो है कंडक्टर के नेचर के ऊपर डिपेंड है। दैट इज अ वेरी फैक्ट। कॉपर की कुछ अलग कंडक्टेंस होगी, गोल्ड की कुछ अलग होगी। अब देखो गोल्ड की बहुत हाई कंडक्टेंस होती है rather देन कॉपर की, ठीक है। लेकिन गोल्ड को तो हम हर जगह यूज नहीं कर सकते ना, हम उसको लैपटॉप्स वगैरह में ही यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह लेंथ का मैंने बोला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और एरिया की क्या होती है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, जो कि क्रॉस सेक्शन एरिया, वो यही चीज बताई गई है इस स्लाइड में। नेक्स्ट देखो कि फाइनली ये फॉर्मूला डिराइव हुआ कि एल बाई ए के प्रोपोर्शनल हुआ। फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलो या रेजिस्टिविटी बोलो, बात एक ही है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलो या रेजिस्टिविटी बोलो, बात एक ही है। इसमें जो देखो फॉर्मूला डिराइव किया कि रेजिस्टिविटी होती क्या है, मैंने बोला था ना, सबको 1 1 कर लेंगे, सबको 1 1 कर लेंगे तो मेरा निकल जाएगा। पता चल रहा है ना। उसने क्या किया, लेंथ को भी 1 कर दिया और एरिया को भी 1 कर दिया, और दोनों को फिर इक्वल कर दिया। तो बोल दिया कि भैया रेजिस्टिविटी वो चीज होती है, रेजिस्टिविटी वो रेजिस्टेंस होती है जब हम कंडक्टर की लेंथ 1 लें और पर यूनिट जो एरिया लेंगे वो भी 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना ये सारी चीजें। तो देख लो, अब रेजिस्टिविटी का यूनिट मैंने आपको बोला ना कि क्या होती है, ओम मीटर। देखो यहाँ पे ओम मीटर लिखा हुआ है, कैसे निकाला समझ में आ रहा है ना। अभी कुछ याद नहीं करना है, ये सारी चीजें अपने आप होती हैं, ठीक है। उसी तरह ये एक सॉल्यूशन क्वेश्चन दिया गया कि रेजिस्टेंस मान लो 1 मीटर ऑफ निक्रोम वायर इज 6 ओम, ठीक है। 1 मीटर निक्रोम की जो वायर है उसका रेजिस्टेंस 6 मीटर है। तो आप कैलकुलेट इज रेजिस्टेंस इफ द लेंथ इज 70 सेंटीमीटर। 70 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर को सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। ध्यान रखना एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना या सब चीज़ों की यूनिट सेम रखना अपने ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो हम जानते हैं कि ये इसके प्रोपोर्शनल है, यानी कि R1 अपॉन R2 L1 अपॉन L2, ठीक है। क्लियर है। अब देखो ये फॉर्मूला कैसे निकालना, मैं शेयर कर रही हूँ स्क्रीन। क्लियर है ये चीज़। तो मेरे पास ये एक कैलकुलेशन आया। क्या कैलकुलेशन आया, मैंने बोला कि भाई निक्रोम की जो वायर है वो पहले 2 मीटर थी, तो उसने ऑफर किया 6 ओम। जब उसको 70 सेंटीमीटर कर दिया तो वो क्या करेगा। तो मैंने भैया पहले फॉर्मूला इस्तेमाल किया ये, फिर मैंने दूसरे के लिए फॉर्मूला इस्तेमाल किया ये। लेकिन मुझे पता है कि रेजिस्टिविटी स्पेसिफिक होती है, निक्रोम ही है, निक्रोम के बाद तो कोई दूसरा मेटल यूज नहीं किया है, इसलिए क्या हो जाएगा, रो 1 रो 2 हो जाएगी। लेकिन दिया हुआ भी है कि A1 A2 के बराबर, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया में कोई चेंजेस नहीं है। तो व्हेन देयर इज नो चेंजेस, तो हम इनका रेशियो निकाले। रेशियो निकालने के बाद सारी चीजें आधा कट गई, हमारे पास क्या बचा, ये बचा। तो इसमें सबकी वैल्यूज पुट किया, तो जिससे मेरे पास R2 निकल के आया, ठीक है। R2 निकल के आया। ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है। वो क्या होता है, टोटल चार्ज। टोटल चार्ज मेरा Q है, और हम क्वांटाइजेशन रूल से जानते हैं, क्वांटाइजेशन रूल से जानते हैं कि Q इज इक्वल टू एन ही होता है। तो हमें n की वैल्यू पूछी है, तो यानी कि ये फॉर्मूला क्या आ जाएगा, Q बाई E हो जाएगा इज इक्वल टू n, ठीक है। इसको मैं टोटल चार्ज कितना है, 1 कूलम है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, 1.6 इंटू 10 टू 1.6 ले तो 0 है, तो उसको कर सकते हैं 19 कूलम हो जाएगा। तो बेटा कूलम तो कट गया है, ये बचा 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19। यही आंसर है। हाँ वो मैं ऐसे ही करने वाला था, लेकिन मुझे लगा कि कोई डेफिनेट आंसर है ही नहीं इसका।